नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एडवांस्ड बैंक मैनेजमेंट CIB के पेपर 1 की यूनिट 30, जिसका नाम है क्रेडिट डिलीवरी, और ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम आधा चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 2 में हम टर्म लोन से शुरू करेंगे। टर्म लोन जो डिसबर्स होते हैं, जनरली कुछ केसेस में टर्म लोन्स ऐसे होते हैं जो वन गो में डिसबर्स करने होते हैं। किस केसेस में? जैसे कि परचेज ऑफ मशीनरी, अगर कोई मशीनरी परचेज करनी है या फिर कोई रेडी हाउस है वो परचेज करना है, तो उन केसेस में वन गो में हम डिसबर्समेंट करते हैं। बोरोवर इज आस्क्ड टू डिपॉजिट हिज मार्जिन विद द बैंक। बोरोवर को मार्जिन जो है वो बैंक के साथ डिपॉजिट करना होता है अपना, और उसके बाद में उसका लोन अमाउंट डेबिट किया जाता है और टोटल अमाउंट जो है वो सेलर के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इफ एनी अमाउंट हैज़ ऑलरेडी बीन पेड टू द बायर बाय द कस्टमर, पेड टू द सेलर होगा साथियों यहाँ पर, टू बाय द कस्टमर, सेटिस्फैक्ट्री प्रूफ लाइक डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट ऑफ हिज पेमेंट इज ऑब्टेन्ड एंड दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन मार्जिन। In exceptional cases like personal loan, consumption loan, the amount may be credited to the account of the customer with the bank। तो होता क्या है साथियों, एक थोड़ा सा समझते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए कोई मशीन खरीदने के लिए कोई लोन किया जा रहा है फॉर मशीन, कोई मशीनरी है जो परचेज करनी है, उसके लिए लोन किया गया है। मान लीजिए उसकी कॉस्ट है 1 लाख रुपए और वन गो में उसका डिसबर्समेंट होना है। तो कितना कस्टमर से आएगा, कस्टमर को पे करना है। मान लीजिए उसका मार्जिन, क्योंकि कोई भी बैंक जो है जब लोन करता है तो एक कुछ अमाउंट जो है वो बोरोवर से लेता है, जिसको हम मार्जिन कहते हैं। सारा पैसा खुद नहीं देगा, क्योंकि बोरोवर का भी पैसा उसमें लगा होना चाहिए। तो मान लीजिए एग्जाम्पल, अगर इसमें 25% मार्जिन लेकर बैंक लोन करता है, ठीक है, तो कस्टमर से कितना आना है? कस्टमर से आना चाहिए 25,000 और 75,000 किससे आना चाहिए? टर्म लोन से। तो ये दोनों 25,000 कस्टमर से आएगा, 75,000 टर्म लोन से आएगा जो बैंक ने सैंक्शन किया है। और ये कहाँ जाएंगे? ये सीधा डायरेक्ट RTGS, नेफ्ट, ये इसके ट्रांसफ़र के माध्यम से ये जाएगा सीधे सेलर के अकाउंट में। मशीनरी सेलर जो है हमारा वेंडर है, वेंडर कह सकते हैं, सेलर कह सकते हैं, जो भी है, उसके अकाउंट में डायरेक्टली ये चला जाएगा। अब कुछ केसेस में क्या होता है, ये सेलर कहता है कस्टमर से कि हमें क्या चाहिए? एडवांस पेमेंट चाहिए। अब एडवांस पेमेंट अगर मांगता है तो मान लीजिए कस्टमर ने ऑलरेडी कि ऑर्डर कंफर्म करने के लिए कई बार वेंडर कहते हैं कि भाई एडवांस पेमेंट दो आप, तभी हम आपका ऑर्डर कंफर्म करेंगे। अब मान लीजिए कस्टमर ने 10 लाख रुपए पहले ही 10,000 रुपये पहले ही एडवांस पेमेंट दे चुके हैं वेंडर को, है ना। इस आदमी को 10,000 रुपये पहले ही कस्टमर ने 10,000 रुपये दे चुका है। मार्जिन कितना लाना है उसको? 25,000 रुपये लाना है। जो एग्री टर्म्स एंड कंडीशन है उसके हिसाब से उसको 25,000 रुपये का मार्जिन चाहिए टोटल। तो 10,000 रुपये वो पहले दे चुका है, इसको भी हम एज अ मार्जिन ट्रीट कर लेंगे, मार्जिन की तरह इसको ट्रीट कर लेंगे। बट हमें इसका क्या चाहिए? प्रूफ चाहिए कि भैया अकाउंट स्टेटमेंट में दिखा दे तूने कब इसको 10,000 पे किए हैं, और वो इसी मशीन के लिए पे किए हैं या किसी और चीज़ के लिए पे किए हैं। ये चीज़ अगर सर्टेन हो जाती है तो हम इसको 10,000 को भी एज अ मार्जिन ट्रीट कर लें। तो फिर 15,000 उससे और कहेंगे कि 10,000 आपने पहले दे दिए तो 15,000 और दे दो, ठीक है। तो आपका मार्जिन कंप्लीट हो जाएगा कितना? 25,000। तो मार्जिन कंप्लीट हो जाएगा और 75 जो बचा हुआ जो अमाउंट है वो बैंक के द्वारा जो TL है वो वहाँ से आ जाएगा। तो इस तरह से हो जाता है मार्जिन। या तो अगर उसने एडवांस पेमेंट नहीं की है तो फिर पूरा का पूरा 25% अगर मार्जिन तय हुआ है तो 25,000 वो अपने एक बार में अपने साथ देगा और 75,000 बैंक के जो टर्म लोन सैंक्शन हुआ है वहाँ से आएगा। दूसरे केस में क्या है, अगर उसने कुछ एडवांस पेमेंट कर रखी है ऑलरेडी सेलर को, जिससे वो मशीनरी परचेज कर रहा है, तो उस केस में हम उसको भी एडवांस जो उसका मार्जिन है, कंट्रीब्यूशन जो उसकी तरफ से आना है, मार्जिन का पार्ट हम उसको ले सकते हैं, बशर्ते हमें असर्टेन होना पड़ेगा, बैंक को असर्टेन होना पड़ेगा कि वो अमाउंट जो है वो इस मशीनरी के अगेंस्ट ही गया है। उसका कुछ प्रूफ देखना पड़ेगा, उसके अकाउंट स्टेटमेंट वगैरह में से उसको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। तो ये है साथियों। इसके बाद में क्या है, इन एक्सेप्शनल केसेस लाइक पर्सनल लोन, कंजम्पशन लोन, द अमाउंट मे बी क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ द कस्टमर विद द बैंक। अब हमने देखा कि कोई मशीनरी का लोन है या होम लोन के केस में भी अमाउंट कहाँ जाता है? कस्टमर को नहीं दिया जाता है डिसबर्स होके, जनरली वो जाता है हमारा
किसके खाते में? जो सेलर होता है, जो वेंडर होता है, उसको डायरेक्ट पेमेंट की जाती है बैंक के द्वारा। लेकिन कुछ केसेस में, जैसे कि पर्सनल लोन है, अब पर्सनल लोन के केस में क्या है, या जो कंज्यूमर लोन है, कंजम्पशन लोन है, उन केसेस में जो पैसा है वो डायरेक्टली अकाउंट में कस्टमर के दे दिया जाता है। इन केसेस वेयर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट इज स्प्रेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, द डिसबर्समेंट इज नॉर्मली रिलेटेड टू द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट। अब जो बड़े प्रोजेक्ट हैं, जहाँ पर कोई प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, उसमें जनरली क्या होता है, जो डिसबर्समेंट होती है वो एक बार में नहीं होती है, वन गो में नहीं होती है। डिसबर्समेंट इज नॉर्मली रिलेटेड टू प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट। कितनी कितनी प्रोग्रेस होती जा रही है, उसी हिसाब से उसका पेमेंट थोड़ा थोड़ा होता रहेगा। जैसे जैसे बिल आते रहेंगे किसी वेंडर के, कि भाई उसने, अगर कस्टमर आके कहेगा कि आज मैंने इतना सरिया खरीदा, इतना सीमेंट खरीदा और इस वेंडर से मैं खरीद रहा हूँ, तो वो वहाँ से जो कोटेशन वगैरह है वो ला के देगा, उतनी पेमेंट हो जाएगी। जब वो मशीनरी की बात आएगी तो कोटेशन ला के देगा, उतनी पेमेंट उस को की जाएगी, और साथ साथ वो कस्टमर का जो मार्जिन है वो लेके और पेमेंट डायरेक्ट सेलर के अकाउंट में कर दी जाएगी। आरबीआई गाइडलाइन इन दिस रेस्पेक्ट ऑफ डिसबर्समेंट ऑफ प्रोजेक्ट लोन आर एज अंडर। तो आरबीआई की कुछ गाइडलाइन है कि किस तरह से इसमें जो प्रोजेक्ट लोन है, जो पार्ट धीरे धीरे जो फेजेस में जो डिसबर्समेंट होगा उस केस में क्या होगा, वो दी हुई हैं। एट द टाइम ऑफ फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट, बैंक जनरली अडॉप्ट वन ऑफ द फॉलोइंग मेथडोलॉजीज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल ऑफ प्रमोटर इक्विटी इज कंसर्न। अब जब प्रोजेक्ट का केस होता है तो जनरली 3 तरीके हैं जिसके द्वारा बैंक ये असर्टेन करते हैं कि किस तरह से जो प्रमोटर है वो अपनी इक्विटी लेके आएगा। प्रमोटर को अपना पूरा पैसा, एक पहला केस तो ये है कि प्रमोटर अपना पूरा कंट्रीब्यूशन जो है, जो पूरा जो मार्जिन मनी है वो पहले ही ले आए, अपफ्रंट ले आए, कि बैंक जो है वो डिसबर्स करना शुरू करे, उसके साथ ही उससे पहले ही पूरा का पूरा पैसा जो है वो कंट्रीब्यूशन जो जितना करना है प्रमोटर को एज अ इक्विटी या एज अ मार्जिन, वो अपना कर ले। दूसरा ऑप्शन क्या है, प्रमोटर ब्रिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ देयर इक्विटी 40 और 50%, यानी कि कुछ अमाउंट, पार्ट अमाउंट प्रमोटर जो है वो ले आते हैं, पहले अपफ्रंट ले आते हैं, और बैलेंस जो है वो स्टेजेस में आता है, यानी कि कुछ समय बाद आता है। तीसरा क्या है कि प्रमोटर एग्री एब इनिशियो दैट दे विल ब्रिंग इन इक्विटी फंड प्रोपोर्शनेटली एज द बैंक फाइनेंसेस द डेप्ट पोर्शन। तीसरा तरीका ये होता है कि जैसे जैसे बैंक डिसबर्स करता जाएगा वैसे वैसे प्रमोटर भी अपनी इक्विटी साथ के साथ उसी पोर्शन में, उसी परसेंटेज में देते जाएंगे। तो ये 3 तरीके हैं जिस तरह से प्रमोटर अपनी इक्विटी या अपना जो पार्ट है, जो उनका जो पार्ट है उस प्रोजेक्ट में, वो लेके आते हैं उतना अमाउंट। वाइल इट इज़ अप्रिशिएटेड दैट सच डिसीजंस आर टू बी टेकन बाय द बोर्ड ऑफ द रेस्पेक्टिव बैंक, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट द लास्ट मेथड हैज़ ग्रेटर इक्विटी फंडिंग रिस्क। In order to contain this risk, banks are advised in their own interest to have a clear policy regarding debt equity ratio and to ensure that the infusion of equity fund by promoter should be such that stipulated level of debt equity ratio is maintained all the time. अब इसमें क्या है, जो तीसरा टाइप का इसमें ये बता रहे हैं कि जो तीसरा मेथड है जहां प्रमोटर ये कहता है कि जैसे जैसे आप डिसबर्स करोगे, जैसे जैसे आप डिसबर्समेंट करोगे, उसी उसी पोर्शन में मैं अपनी इक्विटी भी उसी उसी पोर्शन में लगाऊंगा। पहले से मैं सारा पैसा या उसका आधा अमाउंट अपना पहले से कुछ भी एक्स्ट्रा लगा के नहीं रखूंगा। तो उस केस में क्या होता है कि बैंक का रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है। रिस्क इस बात का बढ़ जाता है कि डेप्ट इक्विटी रेशियो मेंटेन करने का, कि जैसे ही बैंक डेप्ट जैसे रिलीज़ करता जाएगा, मान लीजिए एक किस्त बैंक ने रिलीज़ की, फिर दूसरी रिलीज़ की, उसके साथ ही उस किस्त के साथ ही हमें इक्विटी भी चाहिए। बैंक को क्या है, उसी पोर्शन में इक्विटी भी चाहिए। अब प्रमोटर ने कह तो दिया है कि मैं जैसे जैसे आप डेप्ट रिलीज़ करोगे उसी तरह से इक्विटी भी साथ साथ लाऊंगा, तो ये फिर थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। कई बैंक को ये इंश्योर करना होता है कि जितना जितना डेप्ट वो रिलीज़ करते जाएं उसी के पोर्शन में इक्विटी आती जाए। अब जैसे कि पहला, अब जो 3 मेथड हमने देखे थे उसमें पहला था कि पहले ही अपफ्रंट सारा पैसा आ गया, इक्विटी जितनी आनी थी वो अपफ्रंट आ गई, तो बैंक का रिस्क काफ़ी हद तक कम हो गया, यानी कि उसमें फिर आपको बैंक को उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारा पैसा जो है, इक्विटी जो है वो पहले ही आ गई। या सेकंड केस में मान लीजिए आधी 50% भी अगर अपफ्रंट आ गई, तब भी काफ़ी हद तक बैंक का जो DER है वो सिक्योर जैसा हो जाता है कि उसका लेवल बना रहेगा। लेकिन इस केस में क्योंकि पर्सन कहता है कि मैं उसकी रेशियो में ही लेके आऊँगा, तो इसमें थोड़ी निगरानी या फिर इसमें इंश्योर करना थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी होता है इसकी, कि जो डेप्ट इक्विटी रेशियो है वो हर समय मेंटेन रहे, जो भी स्टिपुलेटेड लेवल है उस लेवल से अलग ना हो। Further, they may adopt funding sequence so that possibility of equity funding by bank is obviated. और इस तरह से फंडिंग करनी है ताकि जो इक्विटी फंडिंग है वो बैंक के द्वारा ना हो, वो कस्टमर के द्वारा ही अपना इक्विटी का पार्ट लाया जाए। नेक्स्ट हमारा साथियों टॉपिक आता है लैंडिंग अंडर कंसोर्शियम मल्टीपल बैंकिंग अरेंजमेंट। तो कई बार क्या होता है, सोल बैंकिंग जो है वो सुटेबल होती है किसके लिए,
for financing working capital need of an enterprise only if रिक्वायरमेंट इज़ विद इन द पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑफ द फाइनेंसिंग बैंक। अब किसी जो बैंक है उसकी पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है, उसकी पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंदर अगर कोई एंटरप्राइज है, उसका जो वर्किंग कैपिटल नीड है वो उसके रिक्वायरमेंट के अंदर आती हैं, तो उस केस में सोल बैंकिंग यूज़ में आती है। If the requirement goes beyond the comfort level of bank due to prudential norm or risk perception of a particular segment borrower, it would like another bank to finance a part of the requirement of the enterprise। अब कई बार क्या होता है कि अमाउंट इतना ज़्यादा है, अब मान लीजिए बैंक की भी कुछ लिमिटेशंस हैं कि वो कितना अमाउंट किसी एक पर्टिकुलर फर्म को या किसी एक सेक्टर को, हर एक के वो होता है कि हम कितना एक्सपोजर उस सेक्टर में ले सकते हैं। मान लीजिए बैंक का कोई है कि पर्टिकुलर सेक्टर में वो 5% से ज़्यादा एक्सपोजर नहीं लेंगे, या पर्टिकुलर जो ग्रुप ऑफ कंपनीज़ हैं उनको 5% से ज़्यादा लेंड नहीं करेंगे। तो इस तरह के जो नॉर्म्स हैं उनके, और भी पॉलिसी में कुछ तरह के नॉर्म्स हो सकते हैं, तो कि हमें इतने से ज़्यादा फंडिंग नहीं करनी है। उस केस में क्या होगा, अगर वो उनके जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है उससे बाहर जा रहा है, यानी कि फर्म को ज़रूरत है 100 करोड़ की और जो पर्टिकुलर एक बैंक है वो कहता है वो कंफर्टेबल है लैंड करने के 30 करोड़, तो वो क्या करेंगे, वो दूसरे बैंक से भी जाके क्या करेंगे, दूसरे सेकंड जो बैंक है उनसे भी जाकर उसको सेकंड जो बैंक है उनको भी इन्वॉल्व करेंगे ताकि कुछ एक पार्ट जो है वो भी फाइनेंस करें। समटाइम्स इवन द बोरोवर में प्रीफर नॉट टू डिपेंड अपॉन वन बैंक एंड अवेल फैसिलिटी फ्रॉम वेरियस बैंक। कई बार क्या होता है, बोरोवर खुद भी ये चाहता है कि मैं किसी एक बैंक पे डिपेंड ना रहूं, 2-3 बैंकों के साथ मेरी फैसिलिटीज़ हों ताकि किसी तरह का कोई इशू मुझे ना आए। इफ़ 2 और मोर बैंक गेट इनटू अ फॉर्मल अरेंजमेंट और टू फाइनेंस द वर्किंग कैपिटल नीड ऑफ अ बोरोवर, अगर 2 से ज़्यादा लोग मिलकर, 2 से ज़्यादा बैंक मिलकर एक फॉर्मल अरेंजमेंट करते हैं टू फाइनेंस द वर्किंग कैपिटल नीड ऑफ अ बोरोवर, वर्किंग कैपिटल नीड किसी बोरोवर की पूरी करने के लिए, तो उस केस में हम इसको क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड कंसोर्शियम अरेंजमेंट। कंसोर्शियम अरेंजमेंट इसको ही हम कहते हैं। कंसोर्शियम बैंक में डिसाइड वन ऑफ इट्स मेंबर एट लीड बैंक। अब कंसोर्शियम में क्या होता है, एक लीड बैंक बन जाता है who not only arranges periodic meeting of the member bank but also take lead in assessment, documentation, चार्ज क्रिएशन, मॉनिटरिंग ऑफ अकाउंट। अब जो लीड बैंक होता है वो उसकी जिम्मेदारियां थोड़ी ज़्यादा होती हैं। वो क्या करता है, लीड बैंक जो पीरियोडिक मीटिंग्स अरेंज करता है, जितने भी मेंबर बैंक हैं जिन्होंने मिलकर फाइनेंस की कंसोर्शियम के जो मेंबर हैं उनकी मीटिंग्स भी पीरियोडिक मीटिंग अरेंज करता है। साथ ही क्या करता है, असेसमेंट का पार्ट, डॉक्यूमेंटेशन, चार्ज क्रिएशन, मॉनिटरिंग ऑफ द अकाउंट, ये सब भी करता है। In case of multiple banking, there is no formal arrangement between the banks, though they may share the information about the account in their mutual interest। अच्छा, मल्टीपल बैंकिंग के केस में क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक जो पार्टी है, कोई एक फर्म है, वो एक बैंक से ना डील करके 2-3 बैंकों से डील कर रही है, बट उनके बैंकों के बीच में कोई किसी तरह का फॉर्मल अरेंजमेंट नहीं है, किसी तरह का आपस में कोई ऐसा टाई अप टाइप का नहीं है, कोई फॉर्मल अरेंजमेंट उन्होंने मिलकर कोई ऐसा नहीं किया हुआ है, या पीरियोडिक मीटिंग्स उनकी नहीं होती हैं, वो उसको हम मल्टीपल बैंकिंग कहेंगे। कंसोर्शियम में क्या है, एक फॉर्मल अरेंजमेंट है, एक लीड बैंक है, बाकी जो है अदर बैंक हैं कंसोर्शियम के पार्ट हैं, पीरियोडिक मीटिंग करेंगे, और लीड बैंक जो है वो सबको डॉक्यूमेंटेशन, चार्ज क्रिएशन, ये सब जो है लीड बैंक करेगा। जबकि जो मल्टीपल बैंकिंग के केस में क्या है, मल्टीपल बैंकिंग में कोई फॉर्मल अरेंजमेंट नहीं है, सब अपने अपने हिसाब से बैंक्स चलते हैं। हालांकि म्यूचुअल इंटरेस्ट में वो अपने एक दूसरे के इंटरेस्ट में क्या कर सकते हैं, शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब इस बारे में आरबीआई की गाइडलाइंस क्या है, कंसोर्शियम या मल्टीपल बैंकिंग के बारे में आरबीआई की गाइडलाइंस क्या हैं वो देखते हैं। Various regulatory perspective regarding conduct of consortium multiple banking syndicate arrangement were withdrawn by the RBI 1986 with a view to introduce a flexibility in the credit delivery system। तो ये हैं, और इस in the light of the fraud involved in consortium had expressed concern on the working of, तो कुछ जो चीज़ें थी, कुछ अमेंडमेंट जो है वो पॉलिसी में किए गए थे अक्टूबर 1996 में, जो उसके बाद में सीबीसी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उन्होंने कुछ फ्रॉड जो हुए थे जिसमें कंसोर्शियम या मल्टीपल बैंकिंग अरेंजमेंट थे, हैज़ एक्सप्रेस कंसर्न ऑन द वर्किंग ऑफ द कंसोर्शियम लैंडिंग एंड मल्टीपल बैंकिंग अरेंजमेंट इन द बैंकिंग सिस्टम। The Commission has attributed the incidence of fraud mainly to the lack of effective sharing of information about the credit history। अब क्या हुआ, कुछ केसेस में मल्टीपल बैंकिंग या कंसोर्शियम में कई सारे फ्रॉड के केसेस आए, जिसके बाद में जो हमारा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है सीबीसी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि कुछ इंसिडेंट्स जो हैं वो सामने आए हैं, और इसका मेन रीज़न क्या था, लैक ऑफ इफेक्टिव शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्रेडिट हिस्ट्री। क्योंकि जो एक दूसरे से बैंक जो कंसोर्शियम में थे या मल्टीपल बैंकिंग में थे वो शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली नहीं कर रहे थे, इसकी वजह से ये फ्रॉड्स हुए। नीड ऑफ इम्प्रूव शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, डिस्क्रिमिनेशन अबाउट द
among the bank about the status of the borrower enjoying credit facility from one और इस पे जोड़ दिया कि वो आपस में अच्छी तरह से क्रेडिट शेयरिंग करें ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। तो आरबीआई ने क्या किया, बैंक को एडवाइस किया है कि इन्फॉर्मेशन बैकअप रखें, शेयर करें एक दूसरे से, और कुछ चीज़ें जो हैं गाइडलाइंस कुछ बनाई हैं इसके बारे में, जैसे कि एट द टाइम ऑफ ग्रांटिंग फ्रेश फैसिलिटीज़ बैंक शुड ऑब्टेन डिक्लेरेशन फ्रॉम द बोरोवर अबाउट द क्रेडिट फैसिलिटी ऑलरेडी enjoyed by them from other bank in format prescribed। जब भी कोई पार्टी आती है जिसको फ्रेश कोई लोन करना है तो बैंकों को कहा गया है आरबीआई के द्वारा कि वो उससे एक डिक्लेरेशन लें बोरोवर से कि उसने कौन कौन सी क्रेडिट फैसिलिटीज़ दूसरे बैंकों से ले रखी हैं। बैंक शुड ऑल्सो इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन विद अदर बैंक, दूसरे बैंकों से भी इन्फॉर्मेशन लें। सब्सिक्वेंटली और बैंक्स को क्या करना है, बैंक शुड एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंडक्ट ऑफ द बोरोवर अकाउंट विद अदर बैंक्स इन अ फॉर्मेट गिवन इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट एटलीस्ट एट क्वार्टरली इंटरवल। और जो ऐसे कस्टमर्स हैं जो दूसरे बैंकों से भी डील कर रहे हैं तो पीरियोडिकली एटलीस्ट क्वार्टरली जो है वो आरबीआई ने कहा हुआ है कि बैंक जो है एक दूसरे बैंकों से उनका कंडक्ट ऑफ अकाउंट के बारे में जानकारी लें। RBI further advised bank under consortium arrangement या multiple banking arrangement that the information exchange should also inter alia cover information relating to borrower derivative transactions and unhedged foreign currency exposure। किस बारे में होना चाहिए इन्फॉर्मेशन जो आपस में शेयर करेंगे, वो होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन कवरिंग borrowers derivative transactions और जो unhedged foreign currency exposure है उसके बारे में भी जानकारी मिलनी चाहिए। Obtain regular certificate by a professional, preferably a company secretary, chartered accountant or cost accountant that are in way। Make greater use of credit report available from CIC, credit information companies। तो ये सारी हैं कि हम जो प्रोफेशनल्स हैं जैसे CA वगैरह उनसे भी इंफॉर्मेशन लेते रहें पीरियोडिकली, और CIC की रिपोर्ट जो है उनका भी बेस्ट यूज़ करें। नेक्स्ट आता है हमारा, बैंक शुड इनकॉर्पोरेट सुटेबल चेंजेस इन लोन एग्रीमेंट रिगार्डिंग एक्सचेंज ऑफ क्रेडिट इन्फॉर्मेशन। जो एग्रीमेंट हैं उनमें भी सुटेबल चेंजेस करें, और जिससे कि किससे रिलेटेड चेंजेस करें कि सुटेबल जो एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन हो सके। एनी सैंक्शन ऑफ फ्रेश लोन एड हॉक रिन्यूअल ऑफ द लोन शुड बी डन ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। और जितनी भी जो भी कुछ अगर फ्रेश लोन लेना एड हॉक है वो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ही करें। द पार्टिसिपेटिंग लेंडर शुड इवॉल्व प्रोसीजर टू कंप्लीट अप्रेजल of proposal in the time bound manner in the extent feasible and communicate financing or otherwise within a reasonable time। तो वही सब है साथियों, मेनली जो फोकस किया गया है कि आपस में चाहे वो फ्रेश लोन हो या रिन्यूअल हो, एडहॉक हो, जब भी हो तो सीधे सारी जो है इन्फॉर्मेशन शेयरिंग जो मल्टीपल बैंकिंग है या कंसोर्शियम केसेस में सब में करना काफ़ी ज़रूरी है ताकि किसी तरह का कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी ना हो सके। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक सिंडिकेशन ऑफ लोन। अब सिंडिकेशन ऑफ लोन काफ़ी कुछ सिमिलर है, सिंडिकेशन भी कंसोर्शियम की तरह ही है। अब देखते हैं क्या डिफरेंस क्या है। द टर्म सिंडिकेशन इज नॉर्मली यूज्ड फॉर शेयरिंग इन लॉन्ग टर्म लोन टू द बोरोवर बाय 2 और मोर बैंक। तो जो फ़र्क है साथियों वो यही नज़र आ रहा है कि यहाँ पर जो शेयरिंग है वो किस में है, लॉन्ग टर्म लोन। जनरली जो प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं, काफ़ी बड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं उनमें जो शेयरिंग होती है, किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए जब कई बैंक मिलकर लोन देते हैं तो वहाँ पर उसको हम सिंडिकेशन ऑफ लोन कहते हैं। जबकि हमने कंसोर्शियम के केस में देखा था वहाँ पर किसकी बात हो रही थी, वर्किंग कैपिटल लोन की बात हो रही थी, शॉर्ट टर्म लोन्स की बात हो रही थी, और यहाँ पर लॉन्ग टर्म लोन्स की बात हो रही है। तो मेजर जो डिफरेंस है वो यही है, अदरवाइज काफ़ी कुछ सिंडिकेशन और कंसोर्शियम और मल्टीपल बैंकिंग काफ़ी कुछ सिमिलर जैसे ही है। दिस इज़ द वे ऑफ शेयरिंग द रिस्क एसोसिएटेड विद लेंडिंग टू द बोरोवर। अब इसमें क्या है, रिस्क शेयरिंग हो जाती है कई बैंकों के बीच में, रिस्क शेयर, क्योंकि अकेला एक बैंक काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट को अगर लोन दे रहा है जो भी लॉन्ग टर्म के लिए है तो उसमें अकेला एक बैंक उतनी रिस्क उठाने को तैयार नहीं होता, तो वहाँ पर शेयरिंग ऑफ रिस्क हो जाती है बाय द बैंक एंड इट इज़ जनरली यूज्ड फॉर लार्ज लोन्स। बड़े लोन्स के लिए ये यूज़ होता है। बड़े लोन्स कौन से होते हैं, जनरली जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं जो लॉन्ग टर्म के होते हैं, और हज़ारों करोड़ों के प्रोजेक्ट जो होते हैं वहाँ पर इन सब चीज़ों का यूज़ होता है। द बोरोवर इंटेंडिंग टू अवेल द डिजायर्ड अमाउंट ऑफ लोन गिव्स अ मैंडेट टू वन बैंक। किसको मैंडेट देता है, लीड बैंक को मैंडेट देता है टू अरेंज फॉर सैंक्शन ऑफ द टोटल अमाउंट ऑन इट्स बिहाफ। द लीड बैंक अप्रोचेज अदर बैंक विद द डिटेल दो दीज बैंक अप्रेजेज द प्रपोजल एज पर देयर पॉलिसी एंड रिस्क एपेटाइट एंड टेक द डिसीजन। बोरोवर क्या करता है, जाता है किसको मिलता है, लीड बैंक को। एक बैंक के पास जाता है, मैंडेट देता है कि हमें इतना इतना लोन चाहिए, इस तरह से है, लीड बैंक को देता है। उसके बाद लीड बैंक जो है वो अप्रोच करता है दूसरे बैंकों को उस डिटेल के साथ में, प्रोजेक्ट की डिटेल के साथ, और ये जो बैंक हैं अपनी पॉलिसी के हिसाब से, अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से डिसीजन लेते हैं कि उन्हें ये लोन करना है या कितने अमाउंट का वो कर सकते हैं। द लीड बैंक ऑल्सो
डज द लाइजनिंग वर्क एंड कॉमन टर्म्स एंड कंडीशन, जो भी आपस में जो लाइजनिंग होगी एक दूसरे जो बैंक हैं और बोरोवर है उसके साथ में, तो उनके साथ में जो लाइजनिंग का काम है वो भी लीड बैंक करेंगे। कितना संक्शन की टर्म्स एंड कंडीशन क्या रहेंगी वो सारी चीज़ें देखेंगे। मे बी एग्रीड इन मीटिंग ऑफ पार्टिसिपेटिंग बैंक अरेंज्ड बाय द लीड बैंक। नॉर्मली द लीड बैंक चार्जेस सिंडिकेशन फी फ्रॉम द बोरोवर। तो लीड बैंक ही सारा जो मिलके सारी टर्म्स एंड कंडीशन क्या रहेंगी और सारी की मीटिंग वीटिंग करा के जो भी अपने बैंक हैं उसमें पार्टिसिपेटिंग बैंक हैं उनकी, और कॉमन जो है एक बनाकर देते हैं सैंक्शन। और इसके लिए क्या करते हैं, क्योंकि लीड बैंक को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी एक फ़ीस भी चार्ज करते हैं जिसको हम सिंडिकेशन फ़ी कहते हैं। तो साथियों इस चैप्टर में इतना ही था, और वैसे इसमें कुछ ट्रू एंड फॉल्स भी दे रखे हैं, तो चलो कुछ एक ट्रू फॉल्स देखते हैं, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे ठीक लग रहे थे मुझे। जैसे इसमें ट्रू एंड फॉल्स दे रखे हैं, इनसे थोड़ा सा हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। द स्टैम्प ड्यूटी ऑन डॉक्यूमेंट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। तो स्टैम्प ड्यूटी है वो हर एक स्टेट में सेम होगी या अलग अलग होगी। तो साथियों स्टैम्प जो ड्यूटी जो होती है वो स्टेट वाइज होती है। स्टेट का जो स्टैम्प जो रेवेन्यू जो डिपार्टमेंट होता है वहाँ जाता है उसका पैसा, तो डिपेंड करता है कौन सा स्टेट है उसके हिसाब से उसकी रेवेन्यू जो उनका होता है उसके, तो ये वेरी करता है स्टेट टू स्टेट, यानी कि ये ट्रू है। सेकेंड है हमारा डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट कैन बी अर्लियर देन द डेट ऑफ स्टैंपिंग। तो ये साथियों गलत है, यानी कि बाद में तो हो सकती है। जैसे आज की डेट में अगर स्टैंप खरीदे गए हैं, कोई स्टैंप अगर आज खरीदा है, मान लीजिए 1 जनवरी को कोई स्टैंप खरीदा गया है, तो डॉक्यूमेंट की डेट जो है वो 1 जनवरी के बाद की ही होगी, या 1 जनवरी हो सकती है या उसके बाद की कोई डेट हो सकती है, उससे पहले की डेट नहीं हो सकती। द पार्टीज executing the document should have the necessary authority and the capacity to enter into the contract and execute the document in the capacity। तो ये साथियों बिल्कुल सही है, क्योंकि जो पार्टी है जो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए, नेसेसरी अथॉरिटी होनी चाहिए, उसके पास उतनी शक्ति होनी चाहिए कि वो जिस कैपेसिटी में कर रहा है वो कैपेसिटी में है कि नहीं है। यानी कि कोई एज अ डायरेक्टर अगर साइन कर रहा है किसी कंपनी के का डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, कोई पर्सन एज अ डायरेक्टर साइन कर रहा है, तो उसको डायरेक्टर होना भी चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कोई सड़क चलता कोई भी आदमी आके एज उसके डायरेक्टर के तौर पे साइन कर जाएगा, तो वो उस पोस्ट पर होना भी चाहिए और वो उस कैपेसिटी में तभी साइन करेगा। बैंक शुड इंश्योर दैट द पर्सन साइनिंग द डॉक्यूमेंट इज डूइंग सो विद हिज फ्री विल। तो ये भी साथियों बिल्कुल सही है कि कोई ऐसा तो नहीं है कि इस दबाव में किसी डरा धमका कर किसी से डॉक्यूमेंट साइन करा ले जा रहे हैं, तो वो अपनी फ्री विल से साइन कर रहा है, ये होना भी काफ़ी ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारा द डॉक्यूमेंट्स कैन बी फाइल्ड इन आफ्टर दे आर साइंड। मतलब डॉक्यूमेंट को बाद में फिल कर दिया जाता है, साइन मतलब ब्लैंक डॉक्यूमेंट साइन करा लिए जाते हैं और बाद में फिल कर दिया जाए। क्या ये सही है? ये सही प्रैक्टिस नहीं है साथियों। पहले डॉक्यूमेंट को फिल करना चाहिए, उसके बाद में ही साइन करानी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा इन केस ऑफ कंपनीज द चार्ज शुड बी रजिस्टर्ड विद ROC विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो साथियों ROC जब भी किसी कंपनी का डॉक्यूमेंट करवाते हैं हम, डॉक्यूमेंट जब किसी लोन किसी कंपनी का होता है तो एक रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ में चार्ज चढ़ाया जाता है, वो चार्ज चढ़ाना चाहिए। तो लेकिन उसका टाइम जो है वो 60 days नहीं है साथियों, उसका टाइम 30 days है। 30 days के अंदर उसको चार्ज को रजिस्टर हो जाना चाहिए डॉक्यूमेंटेशन के बाद। सम डॉक्यूमेंट्स मे बी रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड विद द सब रजिस्ट्रार। तो कुछ डॉक्यूमेंट हैं ऐसे जो सब रजिस्ट्रार के साथ रजिस्टर करने होते हैं, तो ये भी सही है। थर्ड पार्टी गारंटी कैन बी टेकन फ्रॉम इंडिविजुअल ओनली, एनी लीगल अदर लीगल एंटिटी कैन नॉट बी थर्ड पार्टी गारंटी। तो ये साथियों फॉल्स है, क्योंकि इंडिविजुअल भी हो सकते हैं थर्ड पार्टी और लीगल एंटिटी भी कई बार कई जो कंपनी हैं फर्म्स हैं वो भी एज अ गारंटर किसी उसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं, थर्ड पार्टी गारंटी दे सकती हैं। बैंक कैन क्रिएट चार्ज ओवर सिक्योरिटी नॉट बिलोंगिंग टू ईदर बोरोवर और द गारंटर। तो साथियों ये गलत है। बैंक जो है सिक्योरिटी कहाँ क्रिएट करेंगे? सिक्योरिटी उसी की प्रॉपर्टी पे करेंगे, या तो वो बोरोवर हो या गारंटर हो। अब अगर मान लो कोई प्रॉपर्टी है, बैंक किसी लोन में किसी मॉर्गेज करता है किसी प्रॉपर्टी को, तो वो या तो वो बोरोवर है उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और किसी और पर्सन की अगर प्रॉपर्टी है तो उसको पहले क्या किया जाएगा, पहले उसको गारंटर बनाया जाएगा, तब उसकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज की जाएगी। एग्रीमेंट ऑफ गारंटी वो साइन करेगा, तभी वो मॉर्गेज के पेपर साइन करेगा। अंडर हाइपोथिकेशन द पोजीशन ऑफ गुड्स रिमेन्स विद द बोरोवर। तो ये सही है साथियों। हाइपोथिकेशन के केस में क्या होता है, पोजीशन ऑफ गुड्स जो है वो बोरोवर के पास ही रहता है। जैसे हम कार लोन देखते हैं, कार लोन में कार जो है वो जो कार खरीदे हुआ होता है, लोन लेता है पर्सन, उसी के पास रहता है। हाइपोथिकेट हो जाती है वो, बस चार्ज बैंक का क्रिएट होता है, लेकिन पोजीशन जो है वो बोरोवर के पास रहता है। अंडर द प्लेज द पोजीशन ऑफ गुड्स मे रिमेन विद द बोरोवर डिपेंडिंग ऑन बैंक्स डिसीजन। तो साथियों प्लेज के केस में क्या होता है, जनरली जो है वो प्लेज का मतलब ये है कि जो गुड्स जो हैं वो किसके पास होनी चाहिए, बैंक के पास होनी चाहिए। बट कुछ केसेस में अगर बैंक डिसाइड करता है कि वो
बोरोवर के पास रहेंगी तो ऐसा भी कुछ केसेस में हो सकता है। तो ये ट्रू आएगा साथियों इसमें भी। एज पर RBI गाइडलाइन, इन द केस ऑफ बोरोवर enjoying वर्किंग कैपिटल क्रेडिट लिमिट ऑफ ₹10 crore एंड above फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम, द लोन कंपोनेंट शुड नॉर्मली बी 80%। 10 करोड़ से बड़ी जो लिमिट ले रखे हैं, एक वर्किंग कैपिटल लिमिट लेते हैं, वहाँ पर 80% जो है वो लोन कंपोनेंट होना चाहिए। लोन कंपोनेंट मतलब वर्किंग कैपिटल टर्म लोन, जो WCTL होता है वो होना चाहिए, ताकि जो लिक्विडिटी मिसमैच ना हो। 80% होना चाहिए। तो ये सही है साथियों, ये हमने अभी बुक में पढ़ा भी था चैप्टर में। Under loan system, the borrower have to maintain a minimum debit balance in his loan account, while the cash credit account may have a credit balance. तो ये सही है। लोन सिस्टम के केस में जो है वो डेबिट बैलेंस मिनिमम एक रखना होता है, जबकि कैश क्रेडिट में तो कई बार जो है लिमिट क्रेडिट में भी आ सकती है। बैंक डिसबर्स द टर्म लोन एज पर द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट, तो ये भी सही है। प्रोजेक्ट लोन के केस में जैसे जैसे प्रोजेक्ट बनता जाता है तो उस हिसाब से बैंक थोड़ा थोड़ा करके डिसबर्समेंट करता जाता है। इवन होम लोन के केस में भी हमने देखा था कि ऐसा ही होता है। होम लोन के केस में भी कुछ प्लिंथ लेवल पे होता है, कुछ डिसबर्समेंट बाद में होता है जब तैयार हो जाता है, और फाइनल जो किस्त होती है जब उनका नाम फाइनल जो फिनिशिंग वगैरह होती है उसके लिए दिया जाता है, तो कई बार में अलग अलग लेवल्स पे उसका डिसबर्समेंट होता है। कंसोर्शियम बैंकिंग एंड मल्टीपल बैंकिंग आर सेम नहीं है साथियों, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। सिमिलर कह सकते हैं आप, लेकिन कंसोर्शियम में एक फॉर्मल अरेंजमेंट होता है आपस में, उनकी मीटिंग्स वगैरह होती हैं। कंसोर्शियम में लीड बैंक होता है एक, और मल्टीपल बैंकिंग में ऐसा कुछ नहीं होता है। दो सब अपनी अपना अलग अलग बैंकिंग कर रहे होते हैं, सारे बैंक अलग अलग लोन दे रहे होते हैं सेम कस्टमर को। 16 RBI इंकरेजेस मल्टीपल कंसोर्शियम बैंकिंग फॉर स्मॉल लोन्स, तो ये फॉल्स है साथियों। स्मॉल लोन के केस में कंसोर्शियम जो है वो ठीक नहीं है, फीजिबल भी नहीं है मल्टीपल या कंसोर्शियम बैंकिंग। हालांकि जो ज़्यादा बड़े लोन हैं उन केसेस में बैंकों को मिलकर, अलग अलग बैंकों को मिलकर देना चाहिए, क्योंकि RBI इंकरेज नहीं करता है। छोटे लोन जो हैं वो तो बैंक अपनी कैपेसिटी में भी दे सकते हैं, तो RBI इसको इंकरेज नहीं करता है। 16। तो साथियों इसके साथ ही ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ये वीडियो कंप्लीट हो गया। तो आई होप कि वीडियो आपको